क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले का एक नया वीडियो हम आपको दिखाते हैं। हमले के बाद आसमान में आग की लपटें उठती नजर आई। ये देखिए क्रीमिया का ये नया वीडियो सामने आया है। दरअसल यूक्रेन ने यहां पर देर रात एक बड़ा ड्रोन अटैक अंजाम दिया है और अटैक के फौरन बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही। और क्रीमिया में रूस के फेओदोसिया ऑयल डिपो पर भी अटैक किया गया है। एक हफ्ते में तीसरी बार यहां पर विस्फोट हुआ है फेओदोसिया ऑयल डिपो में अटैक। तो एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब यहां पर हमला किया गया है। और जिस क्रीमिया की हमने आपको खबर दिखाई, उसी क्रीमिया को लेकर नेटो ने क्या संकेत दिया, ये देखिए। रूस से क्रीमिया को अलग करने की प्लानिंग है। क्रीमिया को अलग करने के लिए 4 चरणों में एक्शन होगा, ये साफ तौर पर नेटो की तरफ से कहा गया है। तो आप सोचिए, नेटो की तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। पुतिन के गुस्से में इजाफे की हर मुमकिन कोशिश इस वक्त नेटो करता हुआ नजर आ रहा है। नेटो चीफ मार्क रूटे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रीमिया, जिसे पुतिन की नाक माना जाता है, उस पर हमले की कैसे की जा रही है तैयारी, कैसे अलग अलग चरणों में इन हमलों को अंजाम दिया जाएगा, ये नेटो कह रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। नेटो ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें बाकायदा 4 चरण है। पहले चरण में नेटो कर्च ब्रिज पर हमला करेगा, जिससे रूस से संपर्क खत्म हो जाएगा और क्रीमिया को मदद मिलनी ही बंद हो जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले की तैयारी, नेवल बेस और एयर बेस बर्बाद करके हथियार गोदाम के साथ रडार सिस्टम भी पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। तीसरे चरण में मिसाइल ड्रोन से लगातार हमले किए जाते रहेंगे। इसमें हवाई हमलों के अलावा समंदर से SEA ड्रोन भी तबाही मचाएंगे और फिर यूक्रेन की तरफ से उसके सैनिक जा घुसेंगे। चौथे चरण में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस दौरान रूसी सैनिक भागने पर मजबूर होंगे, जो बचेंगे उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। और इसके साथ ही दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी दे दें, रूस क्रीमिया पर हमले का बदला लेगा, यह साफ किया गया है। समंदर से यूरोप की घेराबंदी होगी। समंदर में पुतिन की बहुत बड़ी जंगी तैयारी है, रणनीति तैयार की जा रही है। अलर्ट मोड में कई सबमरीन ऑर्डर का इंतजार है बस। तो रूस क्रीमिया पर हमले का बदला लेगा, यह साफ कर दिया गया है और इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। समंदर से यूरोप की घेराबंदी भी की जाएगी, यह बात भी साफ की गई। तो देखिए, ये तो तय माना जा रहा है कि रूस क्रीमिया पर हमले का बदला लेगा, बहुत भयानक बदला लेगा। पूरे यूरोप की घेराबंदी की जाएगी, यानी नॉर्थ अटलांटिक सी से ब्लैक सी तक यूरोपीय देशों पर हमले के लिए सबमरीन अलर्ट मोड में रहेंगी। ये घेराबंदी नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बेरेंट सी, कारा सी, बेरिंग सी के अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी तक की जा रही है। ये पूरा हमने लाल घेरा आपके लिए बना दिया है। इस नक्शे के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि रूस की तैयारी क्या है और इससे पुतिन हर उस यूरोपीय देश पर हमला कर सकेंगे जिसने यूक्रेन की मदद की है और जो नेटो से मिला हुआ है। अक्षय जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि क्रीमिया पर हमले के जो 4 चरण नेटो की तरफ से बयां किए गए हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि यह होना ही है। अगर नेटो ने यह बड़ा कदम उठाया तो अंजाम क्या हो सकता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जरूर। देखिए, सबसे पहले तो इस समय नेटो की जो डर और डेस्परेशन दोनों नजर आ रहा है। हाँ, ये जो प्लान वो बता रहे हैं, अगर इस प्लान को वो पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग ज्यादा है रादर देन अ प्रॉपर प्लान। रूस जो है वो अपने काउंटर प्लान के साथ ऑलरेडी रेडी है और डे 1 से हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन से नहीं, पूरे नेटो से लड़ रहा है। ऑन एन एवरेज हर महीने रूस 160 किलोमीटर से ऊपर जो है स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है वो कवर करता जा रहा है, कैप्चर करता जा रहा है। और इसीलिए नेटो जो है वो अब न्यूक्लियर धमकी या उसकी ड्रिल्स के ऊपर उतर आया है, क्योंकि एक डेस्परेशन उनकी आ गई है।
प्लस जो ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर जो कब्जा अब हो चुका है, जिससे ऑलमोस्ट 7.5 लाख यूक्रेनियन जो हैं वो बिजली की अभाव से सफर कर रहे हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लूजिंग एंड पे है। पिछले महीने ही 450 ड्रोन्स और 30+ बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था रशिया ने, और अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्दी रशिया एक मेजर टेरिटरी कवर करेगा, और उस समय अगर वो सीज फायर करता है तो नेटो का जो इतने साल की सप्लाई है, जो पूरा उनका प्लान था, वो फेल हो जाएगा। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली यूएस कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को किस तरह एक्सटेंड किया जाए और बाकी नेटो कंट्रीज भी इसके अंदर आए, ताकि रशिया के ऊपर एक दबाव बने। जो वो इकोनॉमिकली उन्होंने कोशिश कर ली, मिलिटरीली कर ली, वो नहीं हो पाया है। अगर ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन को सप्लाई करके जिस तरह से अभी चल रहे हैं उस तरह से वॉर को कंटिन्यू करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जो रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स थी, जिनके पास प्रॉपर सबमरीन SLBMs हैं, वो चारों तरफ अटलांटिक में घूम रही हैं, और अगर आप क्रीमिया को लेने की कोशिश करेंगे तो रशियन जो हैं साफ है सर, सही कहा आपने। सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी जिस तरीके से फिलहाल सिचुएशन बनती दिख रही है। 72 घंटे बाद यूक्रेन पर व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी मीटिंग होनी है। रूस यूरोप में तनाव के बीच ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में तय मानी जा रही है। लंबी दूरी की मिसाइल और एयर डिफेंस पर चर्चा भी संभव। तो ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि इससे पहले टॉमहॉक मिसाइल को लेकर भी बात हुई थी। ज़ेलेंस्की का भी इस पर बयान सामने आया था कि इससे दबाव बनेगा रशिया पर। तो जब मीटिंग होगी तो कौन से मुद्दों पर बातचीत होगी, ये बड़ा सवाल है। और रूस यूरोप में तनाव के बीच ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में तय मानी जा रही है। इस बीच कौन से मुद्दे होंगे 72 घंटे बाद जब ये मीटिंग होगी, तो ये कितनी महत्वपूर्ण होगी। ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा, रूस विध्वंस का ब्लूप्रिंट तो कहीं तैयार नहीं हो रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन जा रहे हैं, और वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच 2 बार फोन पर बातचीत इससे पहले हो चुकी है। रूसी हमलों को लेकर जवाबी रणनीति पर बात होगी। अब मुख्य एजेंडा इस दौरान क्या रहेगा? रूस पर बड़े हमले की रणनीति बन सकती है, जिस तरीके से अभ्यास हो रहा है, और फिर ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के अंदर तक नए हमले के टारगेट तय किए जाएंगे। यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। लंबी दूरी की हमलावर क्षमताओं पर भी बातचीत होगी। तो इसलिए ये बैठक बहुत जरूरी। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, फोन पर तो बात हो ही रही थी, लेकिन अब जो बातचीत है वो मुलाकात से, यानी कि लाइव बातचीत होगी। तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि पहले ही ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, जो टॉमहॉक मिसाइल की बात चल रही है, अगर वो वाकई में मिल जाती है तो रशिया पर दबाव बनेगा। देखिए, 17 अक्टूबर वो तारीख है जब लगता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध आर या पार की स्थिति में होगा। यानी कि अगर ट्रंप ने हरी झंडी दे दी और टॉमहॉक मिसाइल मिला, तो जाहिर है कि उसके बाद इस युद्ध की इंटेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजा में हुए सीज फायर से उत्साहित ट्रंप हो सकता है कि 17 अक्टूबर की मीटिंग के बाद उसे एक रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करें। मसलन कि वो पुतिन को ये कहें कि मैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ की पॉलिसी के तहत बढ़ना चाहता हूं, या तो मैं टॉमहॉक मिसाइल दे दूंगा, मैं नाटो को खुले हाथ आगे बढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, वरना आप आकर नेगोशिएशन करिए। और वो नेगोशिएशन किसी भी रूप में हो सकता है। खुद ट्रंप मॉस्को जाने का ऐलान कर सकते हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन 72 घंटे बाद रूस और यूक्रेन युद्ध का एक निर्णायक मोड़ आने वाला है। यकीन मानिए, अगर टॉमहॉक दे गया तो उसके बाद से इस जंग को रोकना आसान नहीं होगा। ठीक बात है। और सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघल साहब, इस मुलाकात से कुछ होगा, इसकी उम्मीद की जाए क्या? क्योंकि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के रुख का सवाल है, ऐसा लगता तो है कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस जंग को रुकवाया जा सके, लेकिन आज की तारीख में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जिस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है, उसके चलते कुछ उम्मीद की जाए या नहीं की जाए? देखिए समीर, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की जो रिलेशनशिप है, बड़ी यूनिक रिलेशनशिप है। दोनों आई थिंक इस एडमायरर क्लब है, दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी आपस में कोई रेड लाइन भी बना रखी है कि जैसा कि अभी देखा हमने कि प्रेसिडेंट पुतिन ने उनकी बड़ी तारीफ करी कि भाई आपने पीस, गाजा में पीस ला दी और आपको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था।
तो वो इंडिकेट करता है दे स्टिल हैव सम अभी अंडरस्टैंडिंग है। और जहां तक ये मीटिंग की बात है, तो जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की वो तो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि नेटो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, यूएसए उनको जो है टॉम हॉक और लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी जाए। तो जो उनका एजेंडा है जेलेंस्की का बहुत क्लियर है कि जब तक नेटो और उनको उसको भी मालूम है कि जब तक नेटो और यूएसए इन्वॉल्व नहीं होंगे उनको कोई संभावना नहीं है उसमें, तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन का जो है हिसाब है, मेरे ख्याल जो मुझे लग रहा है कि वो हाइब्रिड वार से बड़े खुश हैं। उनका अपना वो कभी जो है वो अपना एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेटो उसके बाद रिएक्ट करता है। तो उन्होंने सबको जो है टेंटर हुक पे रखा हुआ है, सब जो है अनसेटल्ड हैं और वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। ओनली प्रॉब्लम मुझे जो नजर आ रही है वो ये है कि कहीं भी अगर मिसकैलकुलेशन कहीं हो गई तो इसका क्या वार का क्या रूप होगा वो मेरे ख्याल से किसी को नहीं मालूम है फिर उसके बाद। तो ये मुझे एक वो संभावना लग रही है। लेकिन अभी जो लग रहा है मुझे वो यही लग रहा है कि ये एक दूसरे से मेरे ख्याल से बातचीत करते रहेंगे और एक दूसरे को धमकी देते रहेंगे, उससे ज्यादा मुझे इसमें ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, और देखिए इस बीच एक अहम खबर है, जर्मन खुफिया प्रमुख मार्टिन येगर का बड़ा दावा सामने आया है, रूस किसी भी वक्त यूरोप पर हमला कर देगा। मार्टिन येगर कह रहे हैं कि मॉस्को यूरोपीय संघ को जंग का एक पक्ष मान रहा है। तो साफ है कि यूरोपीय देशों में डर है, खौफ है, रूस कहर बरपाएगा ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से बयान भी सामने आए हैं, जर्मन स्पाई चीफ मार्टिन येगर ने यूरोप को चेताया है, बयान दिया है, रूस किसी भी समय यूरोप से सैन्य टकराव करेगा ये कहा गया है। और मॉस्को ईयू को पहले से ही युद्ध का हिस्सा मान रहा है, ये भी समीर इसके साथ क्लियर किया गया है। जी हां, और पहले रूस साइबर अटैक से यूरोप को अस्थिर करेगा। यूरोप में कभी भी खुले संघर्ष की शुरुआत हो सकती है, अचानक हमले की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये अंदेशा लगाया जा रहा है। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात कल्पना से जुदा भी नजर नहीं आती।